हमारे साथ इस समय बात करने के लिए फॉर्मर डायरेक्टर जनरल एनआईए वाईसी मोदी हैं, जिन्होंने पुलवामा अटैक को गंभीरता के साथ इस पूरे ऑपरेशन की इन्वेस्टिगेशन लीड किया। जितनी भी अरेस्टिंग हुई उसमें एक अहम रोल निभाया। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी पुलवामा अटैक जिस दिन हुआ, कैसे इसे इन्वेस्टिगेट किया आपने, कितनी तैयारी के साथ अरेस्टिंग शुरू हुई और कैसे इसे ब्रेक थ्रू मिला कि यहाँ पे पुलवामा अटैक के तार पाकिस्तान पे जुड़े हैं? देखिए, एनआईए एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। जब ये पुलवामा अटैक हुआ, ये एक टोटली ब्लाइंड केस था। हमें ये नहीं मालूम पड़ा कि वो गाड़ी क्या थी जिससे सीआरपीएफ के कॉन्वॉय की उस बस को उड़ाया गया, करने वाले कौन थे, कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ था, किसने लोकल सपोर्ट दी थी। लेकिन एकमात्र लीड उस समय हमारे पास वो एक जो वीडियो सुसाइड बॉम्बर ने रिलीज़ किया था, अपनी सुसाइड करने से पहले जो वीडियो रिलीज़ हुआ था, वो एकमात्र लीड था हमारे पास। लेकिन उसका भी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी था कि क्या ये सही है या कोई एक फेक वीडियो है जो मिसलीड करने के लिए है। सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि किसी को भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि किस व्हीकल से अटैक हुआ। हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। उन लोगों ने लोकल मैकेनिक्स को बुलाकर ये जानने की कोशिश की कि ये क्या व्हीकल हो सकता है। तरह तरह की बातें पता लगी। कोई कहता था कि ये मारुति ज़ेन गाड़ी है, कोई कहता था कि मारुति 800 थी, कोई कह रहा था कि ये कोई टोयोटा की गाड़ी थी। मतलब ये है कि हमारे लिए बड़ा कठिन था ये जानना कि ये क्या गाड़ी थी। उसका क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल में इस गाड़ी के परखच्चे फैले हुए थे, वो लगभग 1500 गज का जो है वो एरिया था। और अगर आप कहें तो दूर तक 1.5 किलोमीटर तक उसके पार्ट्स बिखरे हुए थे। वहाँ हमें सिर्फ एक नंबर मिला, एक पार्ट पर कोई नंबर था जिसको देखकर कुछ लोकल मैकेनिक्स ने कहा कि हमारा अंदाज़ा ये है कि ये एक मारुति गाड़ी हो सकती है। हमने तुरंत दिल्ली से, गुड़गांव से मारुति के हेडक्वार्टर में कांटेक्ट किया। वहाँ से इंजीनियर्स की एक टीम जिसको हम वहाँ लेकर गए, उन्होंने वहाँ हमारी ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके साथ मिलकर ये आइडेंटिफाई किया कि मोस्ट लाइकली ये एक मारुति इको व्हीकल है। हम ये जानना चाहते थे कि ये गाड़ी किसने खरीदी, कब वहाँ पहुँची। एक बड़े लंबे विस्तार की बात है, लेकिन हम लोगों ने 10वें दिन, विदिन 10 डेज, हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि ये गाड़ी मारुति इको गाड़ी थी और ये गाड़ी कहाँ से चली और 8 हाथों को चेंज कर चुकी थी। 8वां आदमी, जिस आदमी ने इस गाड़ी को ख़रीदा था, उसका जायज़ से संबंध था और वो उसी दिन जब हम उसके तक पहुँचे, उसने अपने आप को एस्केप करके टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। उसने कहा कि मैं टेररिस्ट में शामिल हो रहा हूँ। उसके साथ साथ जो वीडियो क्लिपिंग थी आदिल अहमद दार की, जिसने क्लेम किया था कि मैं सुसाइड बॉम्बर हूँ, उसके परिवार के लोगों का हम लोगों ने डीएनए सैंपल लिया और स्पॉट से जो डीएनए सैंपल उठाए गए थे उनसे मैच करवाया और ये पाया कि ये सच में ये आदमी सुसाइड बॉम्बर है। लेकिन सिर्फ इससे
हमारी जो ज़रूरत थी इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए वो सर्व नहीं होती थी। हमें ये जानना था कि इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन शामिल थे, ये बम कहाँ असेंबल हुआ, इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, पैसा कहाँ से आया। तो उसके लिए हम लोगों ने तलाशना शुरू किया कि जो और आतंकवादी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मारे जाते हैं या जैश के जो और एक्टिव कार्डर्स हैं, एक्टिव सिंपैथाइजर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको हम लोगों ने इंटरोगेट करना शुरू किया। हमने एक टीम, बड़ी टीम हमारे एसपी जम्मू राकेश बलवल के अंडर बनाई और इस सारे केस के सुपरविज़न के लिए हमारी डीआईजी श्रीमती सोनिया नारंग और आईजी श्री अनिल शुक्ला ने बहुत मेहनत की। उसके अलावा हमारे साथ के दिल्ली के ऑफिसर्स, इनफैक्ट इसके दूसरे दिन मैं भी जब वहाँ पुलवामा में पहुँचा तो हमारे पास कोई भी क्लियर कट लाइन नहीं थी। हम लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज पे काम करना शुरू किया, बहुत सारी एजेंसीज़ की, इनफैक्ट देश की डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज और इंक्लूडिंग विदेशी एजेंसी, उन सब के हम लोगों ने संपर्क किया और जो भी लीड्स मिल सकते थे हमने उन पे काम किया। अनफॉर्चुनेटली एक स्टेज के बाद उस पर एक विराम लग गया क्योंकि हम लोगों को कोई भी फर्दर इफ़ेक्टिव लीड्स नहीं मिल रहे थे। दिसंबर के महीने में हमारे को कुछ जानकारी मिली कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एनकाउंटर में एक उमर फारूक नाम के लड़के को, पाकिस्तानी को मार गिराया है और उसका पार्शली डैमेज्ड मोबाइल फ़ोन मिला है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की जम्मू कश्मीर पुलिस से कि वो मोबाइल फ़ोन हमारे को दे दिया जाए ताकि हम उसकी डाटा को हम निकाल पाएँ। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तरफ से उसकी डाटा को निकाल कर काम करना की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी टीम ने मुझे ये कहा कि सर शायद हम उनसे बेहतर इसकी लीड्स को, हम अपने कड़ियों को हम जोड़ पाएँ। तो मैं 26 जनवरी की वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत बिजी थी। मुझे याद है कि 27 जनवरी को मैं स्वयं जम्मू गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी श्री दिलबाग सिंह से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तुरंत आपको ये फ़ोन उपलब्ध कराता हूँ। हम लोगों ने जब उस फ़ोन के डाटा को निकाल कर देखा और हमने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो हमारी आंखें खुल गई। उस फ़ोन में इतना ज़बरदस्त डाटा अवेलेबल था, जबकि फ़ोन पार्शली डैमेज था। इनफैक्ट वो ये पाकिस्तानी टेररिस्ट उमर फारूक जो भी एक्टिविटी कर रहा था, वो सारी एक्टिविटीज़ की वीडियो क्लिपिंग बना के, वॉइस क्लिपिंग बना के वो अपने आकाओं को पाकिस्तान में भेज रहा था। क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में जा रही थी तो हमारे लिए ये समझना आसान हो गया कि पाकिस्तान की इस केस में क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट है। हम लोगों ने फिर उसमें से जो डाटा था उस पर काम करना शुरू किया। मैं आपको इस उमर फारूक के बारे में थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। उमर फारूक जो मौलाना मसूद अज़हर और रऊफ़ असगर, ये तीन भाई जो हैं वो नॉन टेररिस्ट हैं और उनके चौथा भाई एक इब्राहिम अख्तर था, ये उसका बेटा था। इब्राहिम अख्तर जो IC 814 जो 1999 में जिसकी हाईजैकिंग हुई थी, उस हाईजैकिंग में शामिल था और मौलाना मसूद अज़हर को
उसने उस हाईजैकिंग करके रिलीज़ करवाया था। तो ये एक तरह से नोन और हार्डकोर टेररिस्ट फैमिली का सदस्य था। हम लोगों ने जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तब हमारे पास ये एविडेंस इमर्ज हुआ कि उमर फारूक लगभग आप 8-9 महीने पहले अप्रैल 2018 में इंटरनेशनल बॉर्डर में हीरानगर एरिया से एक टनल के थ्रू अपने साथियों के साथ आया था। इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि ये अपने साथ RDX लेकर आया था और डिफरेंट ट्रिप्स में थोड़ा थोड़ा RDX आया था, जबकि उस गाड़ी में जो उस गाड़ी ने मारुति इको व्हीकल जिसने हिट किया उसमें कुल मिलाकर 2 क्विंटल 200 किलो के आसपास एक्सप्लोसिव लगा था। उस एक्सप्लोसिव में RDX भी शामिल था, अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था और नाइट्रेट ग्लिसरीन भी शामिल था। और ये मिक्स्ड तरह के दो उसमें एक 140 किलो का और एक 60 किलो का एक्सप्लोसिव डिवाइसेस उस गाड़ी में लगाए गए थे। इंटरेस्टिंग क्या था कि हमारे को जो जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ इस सारे केस में उसकी एक शीट भी मिली। उस शीट में RDX के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर नहीं था, जबकि अमोनियम नाइट्रेट या एल्युमिनियम सल्फाइड वगैरह जितनी भी चीज़ें जो और भी इस्तेमाल हुई वो उन्होंने अपने लोकल सपोर्टर्स और सिंपैथाइजर्स के थ्रू इसको अमेज़न जैसे साइट्स के थ्रू ये इसको मंगवाया था और जो एक्सपेंडिचर RDX पे नहीं था। इसका मतलब ये है कि RDX ये लोग पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आ रहे थे। अब हमारे लिए चैलेंजेस, जितने चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस में इम्पोर्टेंट ये था कि पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को प्रूव करना। हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे देश का मामला है, उस देश के बारे में हम लोग जो भी कहें या कोर्ट में जो भी हम लोग प्रस्तुत करें उसके लिए इफ़ेक्टिव एविडेंस की बहुत ज़रूरत है। हम लोग इस तरह का कार्य नहीं कर सकते कि हम कोई बात सिर्फ स्पेकुलेशन के आधार पर हम पाकिस्तान को फिक्स करें। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस को निकाला कि पाकिस्तान के 2 बैंकों में इस घटना के लिए, इस बर्बरी घटना के लिए फंड्स को जमा किया गया। वो फंड्स हमारे पास वीडियो क्लिप्स हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं, जिसमें उमर फारूक वहाँ अपने अकाउंट से पैसे मांगता है और वो पैसा वो उसके कहने पे उन बैंक अकाउंट्स में जिनकी ब्रांचेस पाकिस्तान में हैं उसमें जमा हुआ। तो इस तरह से पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारे पास इस केस में आई और टाइम टाइम पर जो मौलाना मसूद अजहर और उनके साथी रौफ असगर, अलवी, वो लोग डिफरेंट टाइम्स पर उस आदमी उमर फारूक और पार्टी को, उसके साथियों को इस चीज़ के लिए डायरेक्शंस दे रहे थे। इस इन्वेस्टिगेशन में NIA ने अपना बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म, जो टोटल ब्लाइंड केस था, इतनी मेहनत के बाद इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके इस केस की सारी कड़ियों को जोड़ा, जो हम सब के लिए बहुत सेटिस्फाइंग था। इस केस में सबसे बड़ी ज़रूरत मैं एज ए पुलिस ऑफिसर मैं मानता था कि हमारे 40 साथी इसमें शहीद हुए थे
उनके परिवार के लोगों को ये संतुष्टि होना कि इसके जो कातिल हैं वो पकड़ लिए गए हैं, उनके परिवार के इन शहीदों के ऊपर करने वाले इस जघन्य अपराध को करने वाले लोगों को पकड़ा गया है और उनको सज़ा मिले। इनमें से काफ़ी लोग डिफरेंट एनकाउंटर्स में मारे गए थे, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी था कि जो लोग इस नेटवर्क में शामिल थे, जो लोकल सिंपैथाइजर्स थे, जहाँ ये वीडियो क्लिप बनी, जहाँ ये लोग ठहरे थे, जहाँ इन लोगों ने इस गाड़ी में बम को फिट किया था, या वो व्यक्ति जिसने पहले एरिया की रेकी की थी। इनफैक्ट ये जो अपराध था, ये टेररिस्ट घटना थी, इन लोगों की प्लानिंग थी इसको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इन लोगों ने गाड़ी को तैयार कर लिया था और फरवरी के फर्स्ट वीक में ये लोग इसको करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन उन्हीं दिनों बहुत ज़बरदस्त हिमपात हुआ और जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। तो उस वजह से इन लोगों ने ये अपराध को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया और 14 फरवरी को जब पहली बार इस सीज़न में जम्मू श्रीनगर हाईवे खुला, तब उसी दिन इन लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया। सर, तब तक ये स्टैब्लिश हो चुका था कि ये गाड़ी कोई और नहीं, मतलब सूमो नहीं है या टोयोटा की नहीं है, ये इको गाड़ी है और इको गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने व्हीकल बॉर्न आईडी के तौर पर किया। बिल्कुल। इसमें मैंने जैसे पहले कहा कि मारुति के इंजीनियर्स की मदद से हम लोग ये एस्टेब्लिश कर पाए कि ये गाड़ी मारुति कंपनी से कब चली थी। मारुति कंपनी से ये गाड़ी श्रीनगर में पहुंचती है, वहाँ से आगे किसके पास बिकती है, और ये 8वां व्यक्ति था जिसके पास अल्टीमेटली ये गाड़ी पहुंची थी और जब ये गाड़ी इस्तेमाल हुई। गाड़ी तो एक पक्ष है, मैं यूँ समझता हूँ कि जिसमें हम लोगों को सफलता मिली, हम लोग कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश कर पाए कि क्या गाड़ी थी, गाड़ी का क्या सीक्वेंस था, क्या चेन थी। लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये लोग कहाँ से एंटर किए इंटरनेशनल बॉर्डर से, और कहाँ से इन लोगों ने बाकी सामान मंगवाया। सर, ये स्टैब्लिश हो चुका था आपकी इन्वेस्टिगेशन में कि आरडीएक्स सीमा पार से आया और टनल के जरिए आया। ये जो मौलाना मसूद अजहर का भतीजा है वो और उसके साथ जो बाकी इन्फिल्ट्रेट करके आए थे वो आए, और कहाँ से आए? हम लोगों ने उस जो इनकी टनल्स थी, इन लोगों ने जो टनल्स बनाई हुई थी बॉर्डर पे, जिसका ये इस्तेमाल करते थे इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, अपने साथियों को इन्फिल्ट्रेट करवाने के लिए, उन टनल्स को आइडेंटिफाई किया। बीएसएफ और दूसरी एजेंसीज ने मिलकर उन टनल्स को डिमोलिश किया, डिसमेंटल किया, और हम लोगों ने डिफरेंट टेररिस्ट की इंटेरोगेशन के आधार पर हमने वो लिस्ट बनाई कि कितने टेररिस्ट ने कौन कौन से रास्ते से किस समय पर भारत में इन्फिल्ट्रेट किया, और ये बहुत और कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश किया कि क्या उन्होंने रास्ता अपनाया, कहाँ से वो कहाँ मूव किए, और किस किस आदमी ने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, और ये जो वीडियो फिल्म कैसे बनी। आपको इंटरेस्टिंग मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने पहली बार उस वीडियो फिल्म को देखा जिसमें आदिलदार ने ये क्लेम किया कि वो ये करने जा रहा है, हमें लगा कि ये इतना कोई एक काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी वो इस तरह की भाषा बोल सकता है, और इसके लिए बहुत रिहर्सल की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने उस वीडियो पे काम किया, इंटरनेशनल एजेंसीज़ की भी सुविधा की सहायता भी ली, और हमने ये पाया
कि इसमें आवाज़ किसी और की है, आवाज़ उसके कज़िन की थी, और जो लिप्स की जो मूवमेंट है वो आदिलदार की थी, जिससे ये जैसे लग रहा था कि ये स्वयं बोल रहा है, जबकि बोलने वाला व्यक्ति कोई और था। लिप की मूवमेंट कुछ और, किसी और की, लिप की मूवमेंट जो है आदिलदार की थी। सर ये जो आरडीएक्स आया अलग अलग टाइम पर, ये एस्टैब्लिश हो गया था कि 200 केजी आरडीएक्स जो इस्तेमाल हुआ वो कहाँ से आया, क्या हुआ? नहीं, इसमें एक कठिनाई थी कि 200 केजी टोटल एक्सप्लोसिव था। तो उसमें अब ये कहना बड़ा कठिन होगा कि उसमें आरडीएक्स कितना था या दूसरी तरह का जो एक्सप्लोसिव था वो कितना था। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है उससे ये लगता है कि काफ़ी मात्रा में आरडीएक्स आया, और वो आरडीएक्स एक बार में आना संभव नहीं है। अब वो आरडीएक्स डिफरेंट कंसाइनमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके वो आरडीएक्स भारत में पहुंचा है, और जिसको इन्होंने एक साथ इस अटैक में इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक बात और आई कि इन लोगों की प्लानिंग और भी अटैक करने की थी, लेकिन क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक्स हुए और इंटरनेशनली इतनी ज़बरदस्त कंडमनेशन हुई, और भारत की लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, एक जो भारत का रिजोल्व था वो दिखाई दिया, उसकी वजह से इनके जो पाकिस्तान में बैठे आका थे उन लोगों ने शायद ये विचार किया कि दे शुड लाई लो, और उस वजह से आगे के अटैक नहीं हो पाए। सर बालाकोट स्ट्राइक एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था सरकार का, लेकिन उसके बाद आपने भी कमर तोड़ दी टेरर फंडिंग को ब्लॉक कर, और जो पुलवामा अटैक में जो पैसा इस्तेमाल हुआ उसको भी ब्लॉक कर दिया आपने। ये कैसे फर्दर आगे डेवलप हुआ, जिसकी वजह से चाहे उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, सिंपथाइजर्स थे, या जो इनको मदद कर रहे थे, वो पूरी तरीके से नील डाउन हो गए? देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी और बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। 2017 में एनआईए ने एक टेरर फंडिंग का एक ब्रॉड बेस्ड केस रजिस्टर किया, जिसमें 2018 और 2019 में बहुत गिरफ्तारियां की गई। आपको शायद ध्यान होगा कि पिछले दिनों यासीन मलिक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। उस केस ने हम लोगों ने जितने भी लोग, जो भी नॉन इनके फाइनेंसर्स थे, जो नॉन इनके सपोर्टर्स थे, उन सब को हम लोगों ने चिन्हित किया। उन लोगों में जिनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस आया उन सबको हमने अरेस्ट किया। और मैं ये समझता हूँ कि एनआईए के ने जो वो केस किया टेरर फंडिंग का, साथ में इस तरह का जो केस है ये पुलवामा का, इससे हमने अपना प्रोफेशनलिज्म प्रूव किया। और सबसे बड़ी चीज़, जो भी ये फाइनेंशियल सपोर्ट थी आतंकवादियों की, उसकी हमने कमर तोड़ दी। और मैं बड़े प्राइड से कह सकता हूँ कि पिछले साल एनआईए की कन्विक्शन रेट 100% थी। ओवरऑल कन्विक्शन रेट एनआईए की 94% से ऊपर है, जो वर्ल्ड में किसी भी एंटी टेरर एजेंसी की बेस्ट परफॉर्मेंस है। सर यासिन मलिक की बात की आपने, यासिन मलिक या फिर नेंगरू, ये बाकी वो और जो लोग थे इसमें इन्वॉल्व, उनके लिए बिल्कुल पुख्ता तौर पे एविडेंस आ चुके थे, उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हुई, क्योंकि ये सिंपथाइजर का भी काम कर रहे थे, पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी इनके साथ। देखिए, आप लोगों ने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा, हम लोग एनआईए की अभी तक एक खासियत रही है कि हम लोग बिना एविडेंस की किसी को चार्जशीट नहीं करते हैं। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि पुलवामा केस में ही एक आतंकवादी को, वो आतंकवादी था, उसको लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया था,
लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम हम लोग नहीं निकाल पाए और विद इन 6 मंथ्स हम लोगों को उसको हमारे इस केस में उसकी बेल हो गई। और हमारे मीडिया के बहुत साथियों ने हमारे से पूछा, एनआईए के ऊपर उंगली उठाने की भी 1-2 चैनल्स ने कोशिश की कि भाई आप लोगों ने एक जो अरेस्टेड एक्यूज था उसको छोड़ दिया। लेकिन हमारा एक ये कन्विक्शन थी कि अगर किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं है तो हम उसको चार्जशीट नहीं करेंगे। और इसी जो पैरामीटर को फॉलो करते हुए हम लोगों ने जितने भी केसेस किए हैं उन सब केसेस में उन्हीं लोगों को चार्जशीट किया गया है जिनके खिलाफ एविडेंस है। सर, एक डीएसपी देवेंद्र, उनका जिक्र बार बार आता है, अभी क्या स्टेटस है उनका? और जेल में तो है ही वो, क्या आपके केस में भी उनको बेल मिली है या बेल के लिए उन्होंने अपील या फर्दर किया था? और कैसे पकड़े गए वो? उनका एस्टेब्लिश हो चुका था, निकलना उनका मुश्किल है, या फिर वो इजी गोइंग इन्वेस्टिगेशन या टफ इन्वेस्टिगेशन है जो ऑनगोइंग है? देखिए, जहाँ तक देवेंद्र सिंह, डीएसपी देवेंद्र सिंह की बात है, उसका पुलवामा अटैक से संबंध नहीं है। डीएसपी देवेंद्र सिंह जिस केस में हम लोगों ने उसको पकड़ा वो एक नावीद नाम के नॉन टेररिस्ट को एस्कॉर्ट करके जम्मू लेकर जा रहा था। उस केस में हम लोगों ने उसको इफेक्टिवली विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड चार्जशीट किया। दूसरे केसेस में वो केस एनआईए के नहीं थे, दूसरे हमारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के थे, जिसमें देवेंद्र सिंह को अरेस्ट किया गया था। उन केसेस में शायद उसकी बेल हुई है। हमारे एनआईए के केस में उसकी बेल नहीं हुई है। हम लोगों के पास उसके खिलाफ पुख्ता एविडेंस था जिसकी बेसिस पर हमने चार्जशीट किया, और मैं समझता हूँ कि उसकी भी समय आने पर ट्रायल के बाद कन्विक्शन होगी। तो अभी भी वो जेल में ही है? मतलब आपके केसेस में उनकी कोई भी वो बेल आउट नहीं हुआ है? हमारे केस में वो बेल आउट नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरी अभी जानकारी है। मैं 1.5 साल हो गया मुझे रिटायर हुए, लेकिन और मैं नहीं समझता कि उसको हमारे केस में बेल मिलेगी। सर, ये पुलवामा अटैक के टाइम पे ये एस्टेब्लिश हो चुका था कि इसके तार इंडिया में कहीं नहीं है, इसके सारे तार पाकिस्तान में है, चाहे डिजिटल डेटा हो, फ़ोन कॉल्स हो, कोड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ इस तरीके की जानकारी? देखिए, इंडिया में तार नहीं है ये गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस केस के मास्टरमाइंड थे। करने वाला मेन एक्यूज्ड पाकिस्तान का था, उसके साथी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन जो लोकल सपोर्ट है वो लोकल सपोर्ट तो उसको मिली। तो उसके ये कहना कि तार इंडिया में नहीं थे ये गलत होगा। लेकिन हाँ, मेजर काम, जो मेजर इसमें मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान के जो है लोग थे, पाकिस्तान के नामी आतंकवादी जिनको वहाँ वो बहावलपुर में और दूसरे एरियाज़ में रहते हैं, तो वो लोग थे। और उनके जो है मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके भारत में तार नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन भारत में तार तो जुड़े हुए थे ही, क्योंकि इंडिया में ही जो हमारे कश्मीर में ही कुछ भ्रमित लड़के उनको रिसीव करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड सब इसके पाकिस्तान में थे। सर, जब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, चैलेंज बहुत ज़्यादा था आपके लिए, और उस समय क्योंकि जवान शहीद हुए थे तो उनकी फैमिलीज़ को ये बताना कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किलर्स कौन है, और कौन ये फिदाइन था जिसे तैयार किए। ये जो आईडी तैयार करने वाले, ये सब पाकिस्तान से आए थे या पाकिस्तान के ट्रेंड थे, या फिर यूट्यूब देख देख के इन्होंने ट्रेनिंग की? देखिए, ये उमर फारूक जो है लड़का, ये 2017 में अफ़गानिस्तान से ये एक्सप्लोसिव बनाने की, आईईडी बनाने की ट्रेनिंग लेकर आया था। और इसके साथी जो पाकिस्तानी शायद 3 लड़के थे, उन 4 वो लोग थे, बाकी लोकल लड़के थे। हमारे पास फ़ोटोज़ भी हैं, क्योंकि इन्होंने वो फ़ोटोज़ भी खींची हुई थी, उनके फ़ोन में थी फ़ोटोज़, जिसमें उन्होंने जिस दिन तैयार किया है ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और एक लोकल लेडी जिसकी, उसको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है इस केस में, जो चार्जशीट किया है, जिसके घर में ये लोग रहते थे। तो ये तो मतलब बिल्कुल मैं से समझता हूँ
कि ये फुल प्रूफ केस है और जिसमें हार्डली एनी जो लिंक है वो हम लोग एस्टेब्लिश ना कर पाए। सर, आपने इसको लीड किया, पूरा इन्वेस्टिगेशन देखा। दुख होता है जब कोई बोलता है कि इसके तार जो है भारत में जुड़े हुए, आधी इन्वेस्टिगेशन रह गई, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, पॉलिटिकल गेम होने लगता है इसके ऊपर। देखिए मैं पॉलिटिक्स की बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दो बात है। एक एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर मतलब हमारे लिए इतना सेटिस्फाइंग है और इतनी गर्व की बात है कि हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया। ये बड़ा अफसोस होता है, दुख तो होता है कि जब कोई बिना या पॉलिटिकल कारणों से हम इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन पर और हमारे 40 जवानों की शहीदी पर कोई उंगली उठाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। हम लोग भी, वो हमारे साथी पुलिस ऑफिसर्स हैं थे जो मारे गए, लेकिन ये हमारी जॉब का पार्ट है। हम लोग सिर्फ इस बात में विश्वास करते हैं कि इतनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो जो जैसे आम भाषा में कहते हैं प्रूफ तो पुडिंग में है, प्रूफ ऑफ पुडिंग इन द ईटिंग। तो ये जो है ये तो सामने है कि जब हमारे केसेस में 100% कन्विक्शन होती है या 95% कन्विक्शन होती है और इस केस में एक भी एक्यूज्ड को बेल नहीं मिलती है, हमारी तो न्यायिक जो प्रक्रिया है वो सारी दुनिया जानती है कि हम लोग किसी भी आदमी को अगर बिना एविडेंस के अगर हम जेल में रखने की प्रयास करें तो वो नहीं रहता है। तो इसलिए हमारे लिए तो ये बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उंगली कोई उठाता रहे, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सर, एक चूंकि आपने इतना लंबा अरसा और इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस की हैं, एक तरीके से जम्मू कश्मीर की आज की रूपरेखा में आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक आखिरी सवाल मेरा सर, अभी भी ऑनगोइंग बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जम्मू कश्मीर को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं यूँ समझता हूँ कि सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आर्टिकल 370 को हटाना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कदम था। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कम से कम हम लोग भी कोई सोच नहीं सकता था कि भारत सरकार जो है इतना बड़ा कदम, इतना साहसिक कदम उठाएगी। और वो मैं यूँ समझता हूँ कि पिछली 2 जनरेशन्स ये बात जैसे मानने के लिए तैयार नहीं थी कुछ लोग कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं, क्योंकि एक आर्टिकल 370 एक बाधा थी, उस बाधा को दूर किया गया। मैं यूँ समझता हूँ कि अब जो है आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर में स्थिति में बहुत सुधार होगा और जम्मू कश्मीर भारत के किसी भी राज्य की तरह प्रगति पर आगे बढ़ेगा। शुरू में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत मेहनत से बहुत अच्छा काम हुआ है और ये आने वाले दिनों में भी होगा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।